देखेंगे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। स्ट्रक्चर पूरा बता दिया था आपको, सिलेबस पे भी बात हो गई थी, सीसेट का सिलेबस क्या है, तो स्ट्रक्चर भी आपको पता है, अब सिलेबस भी प्रारंभिक परीक्षा का और व्यापम का एक मोटे मोटे तौर पे पता है आपको, कौन कौन से विषय शामिल हैं, किसका कितना वेटेज है, ये सारी बातें हो गई हैं। पहला जो चैप्टर है बेसिक चैप्टर, जो आपको एप्टीट्यूड में या फिर आप गणित में बोल दीजिए पढ़ना ही होता है, वो है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है। अब संख्या पद्धति का वेटेज अगर आप देखेंगे कि वेटेज कितना है, अगर मैं प्री की बात करूं जो आप पढ़ेंगे संख्या पद्धति, उसका वेटेज अगर प्री में देखेंगे सीजीपीएससी प्री में, तो जनरली 2 प्रश्न आपको हर साल देखने को मिलेंगे यहाँ से, जनरली 2 प्रश्न। अगर प्री में वेटेज देखेंगे आप इसका सीजीपीएससी प्री में, तो 2 प्रश्न आपको लगभग हर साल यहाँ से देखने को मिलते हैं। अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बनेंगे, जैसे संख्या पद्धति में आपको संख्या क्या होती है वो पढ़ना है, संख्या कितने प्रकार की होती है, उन संख्याओं पर स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे, वो कवर करने हैं। उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे इकाई का अंक है, शेषफल प्रमेय है, 2 अंकों वाली संख्या पर प्रश्न बनते हैं, इक्वेशंस को लेकर प्रश्न बनते हैं, फॉर्मूलों को लेकर प्रश्न बनते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो कवर करेंगे वो होगा संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार की है, उनके स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी डील करेंगे। और मैथ्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संख्या होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्योंकि संख्याओं पे ही आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको। पूरे गणित में संख्या के बिना कुछ होगा ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई संख्या लिखा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख दिया -2, तो ये कौन सी संख्या है, कहाँ पे आती है। अगर मैं लिख दिया 2/3, तो आपको पता हो कि कौन सी संख्या है, कहाँ पे आती है। अगर मैं लिख दिया वर्गमूल 2, मैं लिख दिया वर्गमूल -2, मैं लिख दिया पाई, मैं लिख दिया -4/7, मैं लिख दिया मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2.3333, ये देखिए मैं लिख दिया 2.5, मैं लिख दिया 1.41421356। अलग अलग किस्म की संख्याएं हैं ये जो आप देख पा रहे हैं। तो आपको पता तो हो कि अगर मैं लिखा हूं -2, तो -2 कौन सी संख्या है, किस श्रेणी में आती है। वर्गमूल 2 कौन सी संख्या है, किस श्रेणी में आती है। वर्गमूल -2 कौन सी संख्या है। 2.3333 ऐसा रिपीट हो रहा है, आप इसको ऐसा जनरली पढ़ते हैं 2.3 का बार, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये संख्या है कौन सी, ये कौन सी संख्या है, किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार ये संख्या कौन सी है। तो संख्या पद्धति में जो बेसिक बातें हैं उसमें आपको यही सब सीखना है पहले तो, कि संख्या है क्या और संख्या कितने प्रकार की होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा की जब मैं बात कर रहा था, तो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से जनरली 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जनरली 2 प्रश्न। प्रारंभिक परीक्षा का अगर आप पेपर देखेंगे तो जनरली यहां से 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं हर साल, और 2 प्रश्न अलग अलग वैरायटी के हैं। संख्या पद्धति ऐसा नहीं है कि आप बेसिक पढ़ लिए तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, इसमें अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें संख्या के बारे में आप जानकारी देखेंगे, उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे बात करूं मैं इकाई का अंक, ये एक टॉपिक हो गया, आपको इकाई का अंक फाइंड करना होगा अलग अलग प्रकार के प्रश्न में। जैसे बात करूं मैं शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय पे कुछ प्रश्न बनेंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि संख्या पद्धति में आपने बेसिक पढ़ा, आपने बेसिक बातों को समझा और सारे प्रश्नों को डील कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स आएंगे। जैसे आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, तो वहां पे क्या होगा, औसत का बेसिक आपने पढ़ा, औसत के फॉर्मूले को आपने समझा, औसत की परिभाषा को आपने समझा। सारे जो प्रश्न हैं औसत के ही मिलेंगे आपको, कोई ज्यादा आसान रहेगा, कोई थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन सारे प्रश्न औसत के मिलेंगे। प्रतिशत में सारे प्रश्न प्रतिशत के मिलेंगे, लाभ हानि में सारे प्रश्न लाभ हानि के मिलेंगे। मतलब वहां पे आपको उस चैप्टर का बेसिक पढ़ना है, फॉर्मूले देखने हैं, परिभाषा देखनी है, और पूरा चैप्टर उसी के आसपास चलते रहेगा। प्रतिशत का पूरा चैप्टर प्रतिशत में ही बेस्ड होगा। लेकिन संख्या पद्धति में ऐसा नहीं है, अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स कवर करने हैं आपको। 2 अंकों की संख्या पर प्रश्न बन जाएगा, क्रमागत तौर पर
भाग देने पर प्रश्न बन जाएगा। कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूले। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बटे हुए हैं इसमें। तो उन टॉपिक्स को देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से मानकर चलिए 2 प्रश्न लगभग हर साल बना है, लगभग हर साल। अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं, मेंस की, याद है कौन से पेपर में था? गणित याद आ रहा है कुछ? मैथ्स और रीजनिंग कौन से पेपर में था मेंस में? 4th में था। याद करिए 4th पेपर का पार्ट 2 जो था, याद आ रहा है? पेपर 3 से पेपर 7 तक प्रत्येक पेपर 3-3 पार्ट में बटा हुआ था। तो याद आ रहा होगा पेपर 4 बताया था आपको, पेपर 4 का पार्ट 2 मैथ्स और रीजनिंग का है। याद आ रहा? पेपर 1 था भाषा का, पेपर 2 था निबंध का, पेपर 3 को बोलते हैं जीएस का पेपर नंबर 1, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का लोक प्रशासन और साथ में आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास था। पेपर 4 में था आपका मैथ्स और रीजनिंग, पार्ट 2 में था। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए ताकि मेंस अभी दूर है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते चलिए ताकि काम आ जाए। अब मेंस में यहां से 2 नंबर 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। आपको बताया था मेंस में 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, 4 नंबर के बनते हैं, 8 नंबर के बनते हैं, 10 नंबर का बनता है, 15 नंबर का भी बनता है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ से मेंस में जो प्रश्न बना है वो 2 अंक का और 4 अंक का बना है। तो 2 अंक या 4 अंक का ही प्रश्न यहाँ से मेंस में देखने को मिलेगा आपको। व्यापम की बात करेंगे तो व्यापम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न मान के चलिए पूछेगा। 2 से 3 प्रश्न व्यापम में, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो वेटेज बहुत बड़ा है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप इसके अलावा एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का उठा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज कवर करेंगे संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, सारी संख्याओं को डिटेल में समझेंगे। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 22/7 होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? 22/7 होता ही नहीं है। आपको लगेगा 3.14 होता है, तो 3.14 भी नहीं होता है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर 22/7 लेंगे पाई का वैल्यू, तो पाई को रखना पड़ेगा परिमेय संख्या में, जबकि पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या। समझ आ रहा है? तो पाई का एक्चुअल वैल्यू ये होता ही नहीं है। पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14159, ऐसा चलते रहेगा। जबकि 22/7 करके देखना, ऐसा कभी मिलेगा नहीं आपको। 3.14 तो मिलेगा, उसके बाद से चेंजेस आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। पाई को अगर 22/7 लोगे तो इसको रखना पड़ेगा परिमेय संख्या में, जबकि पाई होता क्या है? अपरिमेय। ये बहुत सारी बातें हैं, छोटी मोटी बातें आपको बहुत सारी दिखाई देंगी आगे चलकर। तो नॉलेज तो वो कौन सी संख्या किस श्रेणी में आती है, पहले आपको ये समझना है कि कौन सी संख्या किस श्रेणी में आती है। बहुत सारे प्रश्न भी बने हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न। इसके अलावा ये जो चैप्टर में बेसिक बातें समझाऊंगा, ये पूरे गणित में कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि औसत का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको पता हो कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको पता तो हो पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ये जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, संख्याओं की जानकारी आप इकट्ठी रखेंगे, वो पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। अब संख्या की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले संख्या की परिभाषा को लिखेंगे कि संख्या होती क्या है। संख्या लिखेंगे, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है।
मापने का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। और गिनने का मतलब काउंटिंग। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? क्या लगता है आप लोग को? है। मापने में और गिनने में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या लगता है? मापने में, मेजरमेंट में और गिनने में क्या डिफरेंस है? ठीक। तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें? क्या लगता है? जैसे मैं अपनी हाइट को माप रहा हूं तो ये क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। मैं अपने वेट को माप रहा हूं तो मेजरमेंट हो गया। मैं रायपुर से बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस को माप रहा हूं तो मेजरमेंट हो गया। लेकिन मैं चेयर्स को काउंट कर रहा हूं तो ये काउंटिंग हो गया। आप लोगों की संख्या को काउंट कर रहा हूं तो काउंटिंग हो गया। अब एक छोटा सा डिफरेंस आता है यहाँ पर। काउंटिंग में दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होती है। सोच के देखिए, काउंटिंग में दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं बोलने का मतलब इस प्रकार की संख्याएं। ये देखिए, ऐसी कोई संख्या दशमलव में शामिल होगी क्या? आप खुद सोच के देखिए, इस प्रकार की दशमलव वाली कोई संख्या काउंटिंग में यूज होगी क्या? नहीं होगी। आप कभी बोलेंगे क्या 2.5 चेयर्स हैं? नहीं बोलेंगे आप। 2.5 विद्यार्थी हैं, 5.65 चेयर्स हैं, 5.65 विद्यार्थी हैं। काउंटिंग में दशमलव वाली संख्याएं, गिनने में ये संख्याएं यूज नहीं होंगी, जबकि मेजरमेंट में हो सकती है, मापने में हो सकती है। जैसे अपनी हाइट मापूंगा मैं तो 165.4 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। आप अपना वेट मापते हो ना, 67.2 किलो बोलते हैं ऐसा, 50.4 किलोग्राम बोलते हैं ऐसा। रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस 120.5 किलोमीटर। तो मापने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज होता है, जबकि गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज नहीं होता है। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 ऐसा बोलते हैं, 2.5 3.6 ऐसा कभी बोलेंगे नहीं आप। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो संख्या की परिभाषा क्या है? वे गणितीय वस्तुएं, गणित में यूज होती हैं, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने में मतलब मेजरमेंट में, गिनने में मतलब काउंटिंग में और भी चीजों में इसका उपयोग होता है। तो मापने और गिनने में डिफरेंस समझ आ रहा होगा? मापने का मतलब हाइट को माप लीजिए, वेट को माप लीजिए, गिनने का मतलब चेयर्स को काउंट कर लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या को काउंट कर लीजिए। तो काउंटिंग में दशमलव वाली संख्याएं यूज नहीं होती हैं, जबकि मेजरमेंट में, मापने में दशमलव वाली संख्याओं को आप यूज कर सकते हैं। बन जाएगा? बेसिक सी परिभाषा है, बहुत काम की नहीं, फिर भी ध्यान रखिए। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मुख्यतः एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या एक और होती है, दोनों का मिला जुला रूप होता है वो, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की है, वास्तविक और काल्पनिक। एक और है जो कि दोनों का मिला हुआ रूप होता है, लेकिन फिलहाल 2 ही प्रकार की संख्याएं समझिए, एक है वास्तविक और दूसरी है काल्पनिक। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, काल्पनिक संख्या नहीं है। आप सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, काल्पनिक संख्या सिलेबस में है ही नहीं। काल्पनिक संख्या आपको दिखाई देगी ही नहीं पूरे सिलेबस में, ना तो सीजीपीएससी में ना ही सीजी व्यापम में, कहीं पे काल्पनिक संख्या नहीं है। फिर भी अगर मैं आपको बोलूं काल्पनिक संख्या बोलते किसको है, किस प्रकार से दिखाई देती है, तो काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, ये देखिए, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो इस संख्या को क्या बोलेंगे आप? काल्पनिक संख्या। समझ आ रहा है? आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब पूरे मैथ्स में कहीं पे भी आपको इस प्रकार की संख्याएं दिखाई नहीं देंगी। पूरे मैथ्स में कहीं पे भी आपको इस प्रकार की संख्याएं दिखाई नहीं देंगी। फिर भी ध्यान रखिए, वे संख्याएं जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी उन्हीं को बोलेंगे आप काल्पनिक संख्या। याद रहेगा? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक रूप में। वर्गमूल 2 को काल्पनिक नहीं बोलेंगे आप,
वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी उनको बोलेंगे आप काल्पनिक। तो वर्गमूल -2 क्या है? काल्पनिक संख्या। वर्गमूल -3 क्या है? काल्पनिक संख्या। इसके अलावा आपने आई के बारे में पढ़ा होगा। आई, ये देखिए, आई का मतलब होता है आयोटा या इमेजिनरी नंबर। इसका वैल्यू आपने ऐसा कुछ याद किया होगा बचपन में। आई का वैल्यू होता है वर्गमूल -1। आई को बोलते हैं आयोटा या इमेजिनरी नंबर। इसका वैल्यू होता है वर्गमूल -1। अब थोड़ा सा समझो, यहाँ पर वर्गमूल -2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1 लिख सकता हूँ। ऐसा कोई समस्या नहीं है। आगे चलकर पढ़ाऊंगा वर्गमूल की प्रॉपर्टीज, जहां पे आप पढ़ेंगे कि वर्गमूल m इंटू n को आप तोड़ सकते हैं वर्गमूल m इंटू वर्गमूल n। समझ आ रहा है? ऐसा आगे चलकर पढ़ेंगे आप कि वर्गमूल m इंटू n को आप तोड़ सकते हैं वर्गमूल m इंटू वर्गमूल n में। तो वर्गमूल -2 को तोड़ दिया वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल -1 में, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 2 1 कम 2, माइनस साइन है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऐसा तोड़ सकते हैं। वर्गमूल -2 को तोड़ दिया वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1 में। अब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 लिखा और वर्गमूल -1 को क्या लिख दिया? आई। तो काल्पनिक संख्या या तो इस प्रकार की दिखाई देंगी आपको, या तो फिर आई के रूप में दिखाई देंगी। जैसे वर्गमूल -4, इसको तोड़ दीजिए वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल -1 में, तोड़ पाएंगे? वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, इतना बेसिक पता होगा, वरना आगे चलकर देखेंगे आप। और वर्गमूल -1 का मान क्या लिखेंगे? समझ आ रहा है? काल्पनिक संख्या या तो आपको दिखाई देंगी इस प्रकार से वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, या तो आपको दिखाई देंगी आई के रूप में। जैसे वर्गमूल -5 को तोड़ दीजिए वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल -1 में। वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 लिख दिया और वर्गमूल -1 को क्या लिख दिया? आई। वर्गमूल -1 का मतलब आई होता है, इमेजिनरी नंबर या आयोटा बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखेंगे, सिलेबस में आपके नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि संख्याएं 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्या सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी उन्हीं को बोलेंगे काल्पनिक, या आई के रूप में जो संख्याएं होंगी उनको बोलेंगे काल्पनिक, जहां पे आई का मान क्या होगा? वर्गमूल -1 बन जाएगा। है तक सिलेबस में नहीं है आपके। काल्पनिक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सब की सब क्या होंगी? वास्तविक। जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़नी है, वो सारी संख्याएं वास्तविक है। तो अभी तक देख लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा है। संख्या की परिभाषा आपने देखी, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। इसके बाद आपने समझा संख्या जो है 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, एक होती है वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। पहचानेंगे कैसे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी इन्हीं को आप क्या बोलेंगे? काल्पनिक। या फिर आई के रूप में जो संख्याएं होंगी, देख सकते हैं आई के रूप में जो संख्याएं होंगी इन्हीं को बोलेंगे आप काल्पनिक, जहां पे आई का मान होगा वर्गमूल -1। क्लियर है यहां तक? चलो, काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सुने होंगे, ये रैशनल और इरैशनल। आगे चलकर देखेंगे दोनों की परिभाषाएं डिटेल में देखेंगे, फिलहाल लिखते चलिए। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब अगर मैं वास्तविक संख्या को डिफाइन करूं तो क्या बोल सकते हैं? परिमेय और अपरिमेय संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी? वास्तविक। सिंपल सी परिभाषा बनेगी आगे चलकर, परिमेय और अपरिमेय संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी? वास्तविक कहलाएगी। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से समझिए। ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक। और वास्तविक कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। इसका मतलब आपके सामने पूरे मैथ्स में जो भी संख्या आएगी वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय।
समझ आ रहा है? पूरे मैथ्स में आपके सिलेबस में आपके सामने जो भी संख्या लिखी हुई रहेगी वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। इसके अंदर और इसके सब डिवीजन आएंगे, लेकिन आपको अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं, ये जो संख्याएं मैं लिखा था, ये देखिए, ये जो संख्याएं इतनी सारी मैं लिखा था, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। बाकी जो बची संख्याएं हैं, इनमें से संख्याएं या तो परिमेय है या तो अपरिमेय। समझ आ रहा है? क्योंकि काल्पनिक तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो काल्पनिक को हटा ही दीजिए। वास्तविक आपके सिलेबस में है, और वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब आपके सामने जो संख्या लिखी हुई रहेगी वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। समझ आ रहा है? और 90% संख्याएं क्या होंगी? परिमेय। 90% संख्याएं परिमेय होती है, बहुत कम संख्याएं ही अपरिमेय हैं। जो आपके सामने रहेंगी उसमें 90% संख्याएं परिमेय होंगी। देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन लिखिए। पहले परिमेय संख्या 3 प्रकार की होगी। पहली होगी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरी होगी पूर्ण संख्या, और तीसरी होगी पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पहली प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या और तीसरी पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या 3 प्रकार की, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, इसको होल नंबर और इसको बोलते हैं इंटीजर्स। आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होगी। एक होगी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरी होगी शून्य पूर्णांक और तीसरी होगी धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। जबकि प्राकृत संख्या 2 प्रकार की होगी। एक होगी सम प्राकृत संख्या, जिसको सम संख्या बोलते हैं बचपन से आप, सम प्राकृत संख्या, और दूसरी होगी विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, ये संख्या का क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ये संख्या का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ और संख्याएं भी देखेंगे, जिसमें एक है अभाज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। अभाज्य और भाज्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, जिसमें अभाज्य बहुत यूज होगा। अभाज्य मतलब प्राइम और भाज्य मतलब कंपोजिट, ये दोनों भी देखेंगे अपन। इसके अलावा संख्याएं तो और भी हैं। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या के अलग अलग प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, सह अभाज्य संख्या भी होती है एक। वो सब बात की बात है, चैप्टर में आएंगे वो सब। फिलहाल ये आप देख सकते हैं संख्या का क्लासिफिकेशन। काल्पनिक तो समझ में आ गया होगा क्या है, छोड़ दीजिए, सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से दिखाई देती है। काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक, वास्तविक 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय 3 प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत 2 प्रकार की, सम और विषम। इसके अलावा अभाज्य और भाज्य भी देखिए। एक एक करके सारी संख्याओं को डिटेल में समझेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या को लिखेंगे, परिमेय में आएंगे अपन, लेकिन ये तरीका होता है कि नीचे से आप ऊपर तक जाते हैं। लिखेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या। चलिए आप लोग बताइए, ऑनलाइन में आप लोग भी बताओ भाई, कहां से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या? एक से। इस पे एक प्रश्न भी पूछा गया था पीएससी में, स्टेटमेंट वाला, वो कराऊंगा अभी। ऑनलाइन में बताइए, आप लोग भी जुड़े हैं, प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होगी? क्योंकि इस पे एक प्रश्न बना था बहुत अच्छा। एप्लीकेशन तो पूरे मैथ्स में है, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रश्न बना था। ठीक, एक से स्टार्ट होती है। लिखेंगे वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती है, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं।
वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, the numbers which are used for counting, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। अब देखो समझा चुका हूं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। अब ये शुरू में ही समझाया था, गिनने के काम में आती है। अब गिनने के काम में आती है तो स्टार्ट कहां से होंगी? एक से। किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? एक से। जीरो से तो करेंगे नहीं। या तो वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी, समझ आ रहा है? या तो वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर है तो कहां से स्टार्ट होगी? एक से। इस रूम में चेयर्स अगर हैं तो कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। या तो चेयर्स फिर नहीं होंगी। मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा जीरो चेयर है, ऐसा नहीं बोलूंगा। आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे जीरो चेयर है, आप बोलेंगे चेयर नहीं है। या तो चेयर है, और है तो कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। आप जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट किए, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? एक से। आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे कि जीरो चेयर फिर एक फिर दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप सीधे एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। आप लड़कों की संख्या को काउंट करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे। लड़कियों की संख्या को काउंट करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा ही क्या है? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब गिनने के काम में आ रही है तो स्टार्ट कहां से होगी? एक से। कहां तक जाएंगी पता ही नहीं है तो आप उसको अनंत बोल देते हैं। पता ही नहीं है कहां तक जाएगी, इसीलिए आप उसको अनंत का नाम दे रहे हैं। अनंत कोई नंबर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जहां तक मेरी पहुंच ही ना हो उसको मैं क्या नाम दूंगा? अनंत। तो 1 2 3 4, जैसा कि मैंने शुरू में समझाया था, इसमें दशमलव वाली संख्याएं शामिल होंगी क्या? नहीं होंगी। इस प्रकार की कोई संख्या अगर मैं लिखता हूं, ये देखिए, तो ये संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। क्योंकि आप चेयर्स को काउंट करिए, विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करिए, आप दशमलव वाली संख्याओं का यूज इसमें नहीं करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात अभी तक आपने क्या समझी? प्राकृत संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, स्टार्ट कहां से होंगी? एक से। दशमलव वाली संख्याएं इसमें शामिल नहीं होंगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि काउंटिंग में दशमलव वाली संख्याओं का कोई यूज नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए जो पूछा गया था पीएससी में। देखिए इसी संख्या के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया था। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन लिखिए, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करना। न्यूनतम मतलब मिनिमम। मिनिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। दूसरा कथन लिखिए, अधिकतम प्राकृत संख्या। अधिकतम मतलब मैक्सिमम। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहती है। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। मैक्सिमम नेचुरल नंबर जो है एग्जिस्ट करता है। तीसरा लिखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। ये तीन कथन आपको दिए गए हैं। पहला है न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। दूसरा है अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। तीसरा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा या कौन से
कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, दिमाग लगाइए। कौन सा या कौन से सही लग रहे हैं? थर्ड सही है। सोचिए, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। फूट वाला प्रश्न था। तीनों सही। अस्तित्व का मतलब एग्जिस्ट करना। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होना चाहिए? जैसे मेरा एग्जिस्टेंस इस कमरे में है, मैं हूं, समझ आ रहा है? एग्जिस्टेंस का मतलब समझ आ रहा है? अस्तित्व में है, उसको बोलते हैं अस्तित्व में रहना। ऑनलाइन में बताओ भाई आप लोग, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? जितनी जानकारी मैं बताया था उसके हिसाब से सोचो। जितनी जानकारी मैं आपको बताया था उसके हिसाब से सोचिए, कौन सा? कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है? थर्ड। क्रमागत का मतलब क्या होता है? दो क्रमागत मतलब दो क्रम से। आप सोचो, बोल क्या रहा है? पूछिए, देखिए उसको, आराम से सोचिए, आराम से, हड़बड़ाइए मत, आराम से सोचिए। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब क्रम से दो ठो प्राकृत संख्या। तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट और सेकंड सही होगा। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या। एक और दो, दो क्रमागत प्राकृत संख्या है कि नहीं है? 10 और 11 दो क्रमागत प्राकृत संख्या है कि नहीं है? क्या इनके बीच में कोई प्राकृत संख्या होगी? एक और दो के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं होती है ना। अभी तो समझाया, दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होती है। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब, इसी स्टेटमेंट को समझो पहले। दो क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत का मतलब क्रम से दो ठो, क्रमागत का मतलब क्रम से। जैसे 1 और 2, इसको दो क्रमागत प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। 10 और 11 ये भी दो क्रमागत प्राकृत संख्या। 15, 16 दो ठो कोई भी क्रम से प्राकृत संख्या उठा लो, दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या कोई भी उठा लो। तो ये दो क्रमागत प्राकृत संख्या, ये दो क्रमागत प्राकृत संख्या, ये दो क्रमागत प्राकृत संख्या, ये दो क्रमागत प्राकृत संख्या। क्या दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य में कोई प्राकृत संख्या होगी? ये देखिए, क्या दो क्रमागत 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होगी क्या? 15 और 16 के बीच में, 10 और 11, 20 और 21, कोई भी दो क्रमागत प्राकृत संख्या के मध्य प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। गलत हो गया ये, समझ आ रहा है? दशमलव वाली संख्या तो होती ही नहीं है प्राकृत संख्या, तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्रमागत का मतलब दो ठो क्रम से, समझ आ रहा है? दो ठो क्रम से, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से दो ठो। ये समझ आया? तीसरा, पहले को देखो, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्टेंस तो होती है। एक हमेशा अस्तित्व में है, एक चेयर है, समझ आ रहा है? एक पेन है, एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक बोर्ड है, एक टीवी है, एक तो हमेशा अस्तित्व में रहेगा। मतलब न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या होती है? एक, वो हमेशा अस्तित्व में रहती है। तो पहला क्या होगा? सही। दूसरा क्यों सही हो रहा है बताओ मेरे को आप लोग? तो अधिकतम क्या होती है बताओ मेरे को? अधिकतम क्या होती क्या है बताओ मेरे को? इनफाइनाइट थोड़ी कुछ होता है। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में होती है। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, दो मैक्सिमम थोड़ी है यार। अधिकतम का मतलब क्या हुआ समझो, एक से स्टार्ट किया, एक से स्टार्ट किया, ये लिमिट क्या है? एक। ये लिमिट कहां तक जाएगा बताओ? अनंत नंबर ही नहीं है कोई। नंबर क्या है? वो नंबर बताओ मेरे को, पता है क्या आपको नंबर? 100 है क्या? 100 के बाद तो 1000 भी आएगा।
हजार के बाद लाख भी आएगा, लाख के बाद करोड़ भी आएगा, करोड़ के बाद अरब भी आएगा, खरब भी आएगा, आते रहेगा आते रहेगा। बताओ कोई लिमिट तक पहुंच पा रहे हो क्या? इधर तो एक से स्टार्ट कर रहा हूं, काउंटिंग स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, कहां तक जाएंगे बताइए? कोई सीमा है क्या उसकी? कोई सीमा ही नहीं। वो नंबर क्या है मैक्सिमम? जैसे आपको न्यूनतम पता है 1, मैक्सिमम पता है क्या? नहीं पता है। तो अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि अधिकतम प्राकृत संख्या होती क्या है। समझ आ रहा है? अनंत कोई नंबर थोड़ी है। अनंत का मतलब क्या? जहां तक मेरी पहुंची नहीं। समझ आ रहा है? अनादि अनंत बोल देते हैं भगवान शिव को भी, वहां तक किसी की पहुंची नहीं है। समझ आ रहा? अनंत कोई नंबर थोड़ी है कि अनंत कोई नंबर है कि अनंत मैक्सिमम नंबर है। अनंत को थोड़ी बोलेंगे आपकी कोई नंबर है। मैं बोल रहा अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अधिकतम प्राकृत संख्या क्या होती है बताओ मेरे को, तभी तो अस्तित्व में रहेगी। न्यूनतम तो 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3, ये सब तो एग्जिस्ट करते हैं। अधिकतम है क्या? अधिकतम का मतलब समझ आता है? मैक्सिमम। समझ आ रहा? अधिकतम का मतलब क्या? मैक्सिमम। ये देखिए, ये है न्यूनतम लिमिट, ये है अधिकतम। ये तो पता है क्या है? एक। ये क्या है बताओ मेरे को? पता ही नहीं। 1 के बाद 10 के बाद 100 के बाद 1000 के बाद लाख के बाद करोड़ के बाद अरब के बाद खरब, चलते रहेगा काउंटिंग। कभी खत्म होगा क्या काउंटिंग? कभी हो ही नहीं सकता खत्म। समझ आ रहा? पूरे जीवन भर बैठ के काउंटिंग ही करेंगे तो भी काउंटिंग खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो अधिकतम प्राकृत संख्या क्या है मेरे को पता ही नहीं है, अस्तित्व में कहां से रहेगा फिर? तो केवल कथन एक सत्य है इसका। समझ आया? ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न है एक। तो आप देख पा रहे हैं, आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी तब क्वेश्चंस बनेंगे। केवल आपको ये याद है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? केवल आपको ये याद है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, उतने से काम नहीं चल पाएगा। आपको और भी जानकारी उसकी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो जानकारी कितनी सारी इकट्ठी हो गई? सबसे पहली बात, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी वो होंगी प्राकृत संख्याएं। कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। पहली जानकारी तो ये हो गई, 1 से स्टार्ट होंगी, इसका मतलब न्यूनतम अस्तित्व में है, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में है। अब गिनने के काम में आ रही है तो दशमलव वाली संख्याएं इसमें शामिल नहीं होंगी, ये दूसरी बात आपको समझ में आई। अब दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होंगी, इसका मतलब 2 ठो क्रम से प्राकृत संख्या के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। ये आपको समझ आ गया? इसके अलावा आपने समझा कि अधिकतम प्राकृत संख्या मतलब मैक्सिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैक्सिमम नेचुरल नंबर क्या होता है पता है क्या? पता ही नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 से स्टार्ट होती है, दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। 1 से स्टार्ट होती है मतलब न्यूनतम तो एग्जिस्ट कर रहा है, अधिकतम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अनंत कोई नंबर नहीं है। कहां तक जाएगी प्राकृत संख्या आपको पता ही नहीं है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि आप खुद सोचो, ये देखिए, ये 2 क्रमागत हैं, इनके बीच में कोई है क्या? नहीं। ये 2 क्रमागत हैं, ये 2 क्रमागत। 2 क्रमागत का मतलब 2 कंसेक्यूटिव, 2 तो क्रम से। क्रमागत का मतलब क्रम से 2 ठो। समझ आ रहा है? 3 क्रमागत बोलने का मतलब 3 ठो क्रम से, 1 2 3 10 11 12 15 16 17। क्रमागत मतलब क्रम से, क्रम नहीं टूटना चाहिए उसका। शुरू की 2 ऐसा नहीं बोला, कोई भी 2, कोई भी 2 उठा लीजिए। ये देखिए, कोई भी 2 क्रमागत प्राकृत संख्या उठा लो, उनके बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि दशमलव वाली संख्या आती नहीं है। तो 15 और 16 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं आएगी। बन जाएगा यहां तक? इसको ध्यान रखेंगे, अनंत कोई नंबर नहीं है। अनंत का मतलब जहां तक मेरी पहुंच ना हो, उसी को अनंत बोल देते हैं। समझ आया यहां तक? एक बार चेक करिए रियल। बन जाएगा यहां तक? तो ये पूछा गया प्रश्न है
लिखिए, अगला लिखिए पूर्ण संख्या। ऑनलाइन में आप लोग को समझ आया ये प्रश्न? अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न था, समझ आया? पहला कथन सत्य होगा, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, पूरा कारण आपको समझाया हूं। तो जानकारी थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब आपको पीएससी के प्रश्न सॉल्व करने में मजा आएगा। दूसरा लिखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। लिखेंगे इसकी परिभाषा, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृत संख्या में जीरो को अगर मिला दोगे तो पूर्ण संख्याओं का निर्माण हो जाएगा। तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल जितना बोला है उतना समझना है। ये प्राकृत संख्याएं हैं, आपने पढ़ी है ना, ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये सब प्राकृत संख्याएं। इसमें जीरो को मिला दीजिए तो क्या बन गई? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दीजिए, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बन जाएगा यहाँ तक? तो पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। ध्यान रखिएगा इस बात का, पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। दशमलव वाली संख्याएं यहाँ पे भी शामिल नहीं होंगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पे बोल दिया है। यहाँ पे क्या बोला है? प्राकृत संख्याओं में केवल जीरो को मिला दीजिए, और कुछ नहीं बोला है। तो प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दीजिए, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या जीरो। गलतियां कहाँ पे होती, ध्यान से समझना, कहाँ पे गलतियां होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। एक और प्रश्न बोल दिया मैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। ये दो प्रश्न बोल रहा हूं मैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। ये दो प्रश्न बोल रहा हूं। अब ध्यान से समझना, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5, इनका योग निकाल दीजिए। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो ये हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? ये डिफरेंस आता है। पहली प्राकृत संख्या क्या है? 1, तो पांचवी क्या होगी? 5। पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0। दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3 और पांचवी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 4। समझ पा रहे बैठ के? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 1 2 3 4 5, इन 5 प्राकृत संख्याओं का योग 15। लेकिन प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, इनका योग कितना? 10। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि पहली प्राकृत संख्या क्या होती है, पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्रश्न का आंसर आप निकाल नहीं पाओगे। तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि पहली प्राकृत संख्या 1 और पहली पूर्ण संख्या 0। औसत में आएगा वापस से ये प्रश्न। अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं कहां से कहां तक? 1 से 25। प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं 1 से 25। अगर मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ गलतियां होती हैं। प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24, 0 पहली पूर्ण संख्या है तो 24 क्या होगी? 25वीं पूर्ण संख्या। समझ आ रहा है? 35वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 34। 35वीं, केवल एक ही पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं, 35वें नंबर की पूर्ण संख्या क्या होगी? 34। 45वें नंबर की प्राकृत संख्या क्या होगी? 45। समझ आ रहा है? तो ध्यान रखेंगे, पहली प्राकृत संख्या 1 तो पांचवी 5, पहली पूर्ण संख्या 0 तो पांचवी 4।
बन जाएगा। तो ये सब गलतियां होंगी, औसत में ये सब प्रश्न आएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि पहली क्या है अंतिम क्या है, पहली क्या है अंतिम क्या है, तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। तो बेसिक बातें ध्यान रखेंगे। तो पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा, प्राकृत संख्या में जीरो को मिला दिए तो पूर्ण संख्या बन गई। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। अगला लिखिए पूर्णांक संख्या। प्रश्न कराऊंगा, इस पे भी बना है एक, लिखेंगे पूर्णांक संख्या। लिखिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। जो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती है। जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती है। तो पूर्णांक संख्या में सब कुछ आ जाएगा। देखिए पूर्णांक संख्या में सब आ जाएगा। इसको बोलते हैं आप ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे आप शून्य पूर्णांक, ये होता है शून्य पूर्णांक। और ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब यूज होगा। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपको पता तो हो कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, समझ आ रहा है? +1 +2 +3 ये सब होता है। n एक शून्य पूर्णांक है तो आपको पता तो हो n का मान क्या होगा, शून्य ही होगा। तो धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे और शून्य पूर्णांक किसको बोलेंगे। बन जाएगा यहाँ तक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ये जो बचपन में आपने स्केल पढ़ा होगा, ये देखिए ऐसा, यहाँ होता है 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो ये क्या है, पूर्णांक ही तो है। ऋणात्मक पूर्णांक और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक और ये क्या है, शून्य पूर्णांक। आपको ये भी पता होगा कि बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ती है ना, तभी तो आप 2 और 3 में बड़ा किसको बोलते हैं, 3 को। 0 और 1 में बड़ा किसको बोलते हैं, 1 को। -1 और 0 में कौन बड़ा, 0। -2 और -1 में कौन बड़ा, माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही छोटी, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये बचपन से पढ़े हैं आप। -2 -3 में बड़ा कौन है, -2 है ना, क्योंकि -3 इधर -2 इधर, बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ती है। तो पूर्णांक सब कुछ आएगा, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। तो अब याद कैसे रखेंगे, देखिए 1 से स्टार्ट करिए तो ये हो गई प्राकृत संख्याएं। थोड़ा सा पीछे आइए, 0 से स्टार्ट करिए तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। थोड़ा और पीछे आ जाइए, ऋणात्मक वाले को भी ले लीजिए तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्णांक। समझ आ रहा है? 1 से स्टार्ट किया तो प्राकृत, थोड़ा पीछे आया पूर्ण, थोड़ा और पीछे आया पूर्णांक। दशमलव वाली संख्याएं कहीं पे नहीं आएंगी। अभी तक जो पढ़े हैं उसमें दशमलव वाली संख्याएं कहीं पे नहीं आएंगी। पूर्णांक संख्याएं, परिभाषा मैंने लिखवा दी है, परिभाषा पे मत जाइए। मैंने परिभाषा को क्या बोला कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, अगली लाइन में बोला है मैंने। कभी जो आपका डाउट है कि माइनस वाली संख्याएं कैसे आ गई हैं, तो परिभाषा में मैंने बोला ना, जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक होती है। मैंने केवल ये नहीं बोला कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मैंने अगली लाइन में बोला जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक होती है। तो पूर्णांक संख्याओं को आप देखेंगे तो इसमें ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक तीनों आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, इनका नाम ही दिया गया है ऐसा।
समझ आ रहा है? इनका नाम ही ऐसा दिया गया है, 1 से स्टार्ट हो रही है तो प्राकृत, 0 से स्टार्ट हो रही है तो पूर्ण, और नेगेटिव भी शामिल हो गई तो अब बन जाएगी पूर्णांक। बनेगा यहां तक? ये 3 संख्याएं हो गई, देख सकते हैं आप, प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई और पूर्णांक भी हो गई। पूर्णांक में तीनों आपने समझ ली है। अब एक बात समझो, प्राकृत संख्याओं को 2 पार्ट में तोड़े हैं, सम और विषम में। चलिए आप लोग बताइए, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 0 या 2? सबसे छोटी सम संख्या 2 कि 0? 2 होगी। -2 को सम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? -2 सम संख्या है कि नहीं? है? मैं बोल रहा सम है कि नहीं? सम प्राकृत और सम एक ही होता है, समझ आ रहा है? सम प्राकृत और सम एक ही होता है। वो बोलचाल की भाषा में आप सम बोल देते हैं उसको, है वो एक्चुअल में सम प्राकृत। समझ आ रहा है? बचपन से सम संख्या बोलते आए, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? सम प्राकृत संख्या। तो -2 है कि नहीं पूछ रहा? नहीं है। कुछ लोकल बुक्स पढ़ेंगे आप छत्तीसगढ़ के कोचिंग्स की, जो कोचिंग्स है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी, उनकी लोकल बुक्स पढ़ेंगे तो -2 -4 को सम संख्या बोल दिया है। कैसे हो जाएगा यार? स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए आप तो आपको समझ आएगा। एकदम सिंपल सी बात है यार। प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। अब प्राकृत संख्या में 0 है क्या? तो सम और विषम में तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसको अपन 2 पार्ट में बांट रहे हैं। इसी में 0 नहीं है तो सम और विषम में कहां से आ जाएगा? इसमें नेगेटिव नंबर्स है क्या? नहीं, तो सम और विषम में कहां से आ जाएगा? समझ आ रहा है? सम संख्या या सम प्राकृत संख्या की परिभाषा वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, और विषम प्राकृत संख्या की परिभाषा वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती। समझ आ रहा है? लिख लीजिए, सम प्राकृत संख्या वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं। 2 4 6 8 ये सब हो जाएगा। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं। 2 4 6 8 ये सब हो जाएगा सम संख्या। सबसे छोटी या पहली सम संख्या क्या है? 2। इसलिए तो पढ़ते हैं सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2। अगर -2 भी सम संख्या हो गई तो फिर पहली सम संख्या 2 कैसे हो जाएगी? डिसाइड ही नहीं कर पाओगे फिर तो। प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। जो 2 से भाग गया वो सम, जो 2 से भाग नहीं गया वो विषम। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं सम, और वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं विषम। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं विषम। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं विषम। बनेगा यहां तक? जितनी संख्याएं आज पढ़ाया हूं सब समझ आ गया होगा। एक एक पॉइंट आपको समझाया हो। रटने पे कम ध्यान देंगे, समझने पे ज्यादा देंगे मैथ्स में। तो रेगुलर आइए। 1-2 दिन में रहूंगा नहीं तो क्लासेस में लूंगा कंटिन्यू। अभी मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम है, 2-3 दिन तक चलेगा वो, तो मैं भी रहूंगा नहीं। 2-3 दिन क्लास लूंगा नहीं, जहां तक संभव 2-3 दिन की बात है बस। मैं 2-3 दिन के बाद वापस से जुड़ूंगा, इसके आगे देखेंगे। 2-3 दिन कोई और फैकल्टी को एंगेज करेंगे ये लोग, उसके बाद वापस से मैं पढ़ाऊंगा इसको आगे, क्योंकि मैं 2-3 दिन कोचिंग में नहीं रहूंगा। तो मैं 2-3 दिन के बाद इसके आगे का आपको कंटिन्यू करूंगा। एक साइड से मैथ्स तो आपका चलेगा ही, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो एक साइड से पूरा मैथ्स तो आपका रेगुलर चलेगा। और सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में वेटेज भी बहुत बड़ा है इसका, तो एक साइड से मैथ्स और छत्तीसगढ़ आपका चलेगा ही रेगुलर। छत्तीसगढ़ का वेटेज और मैथ्स का वेटेज बहुत बड़ा है, तो एक साइड से ये चलेगा ही, लेकिन 2-3 दिन बीच में रहूंगा नहीं मैं, तो आप लोग चिंता नहीं करेंगे। उसके बाद आके पढ़ाऊंगा इसको, समझ आ रहा है? उसके बाद आके कंटिन्यू करूंगा इसको मैं। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? बन जाएगा यहाँ तक?